हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम देखते हैं अननेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। ये टॉपिक उसी के आगे का है जो हमने सीक्वेंस इन सीरीज वाला यूनिट जो स्टार्ट किया था। तो उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है जिसमें हम सम ऑफ सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा टॉपिक फर्स्ट ईयर के भी सिलेबस में आ गया है। बीएससी फर्स्ट ईयर के कैलकुलस में ये टॉपिक आ गया है और सेकेंड ईयर में तो ये टॉपिक है ही एडवांस कैलकुलस में। तो ये वीडियो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले के जो वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। इसके पहले के टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अननेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, अभिसारिता के लिए आवश्यक प्रतिबंध। इसमें हमने यहाँ पर एक बात यहाँ पे लिखी है, एक अनंत श्रेणी समेशन un अभिसारी होगी तो जरूर लिमिट un 0 होगा, यानी उस श्रेणी का nवां पद का लिमिट कितना होगा? 0 होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम ये भी लिख रहे हैं, यानी कि इसके विपरीत सदैव सच नहीं है। अर्थात अगर किसी श्रेणी के लिए लिमिट un 0 है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो श्रेणी अभिसारी ही होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी श्रेणी के लिए लिमिट un 0 है तो वो श्रेणी अभिसारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए वापसी की गारंटी यानी कि इसके विपरीत दिशा वाली गारंटी हमारे पास नहीं है, लेकिन सीधी दिशा वाली गारंटी है, यानी कि श्रेणी के अभिसारी होने की स्थिति में लिमिट un हर हाल में 0 होगा। तो हम पहले ये सिद्ध करेंगे और उसके बाद विपरीत दिशा में ये थ्योरम सच नहीं है, यानी कि हमेशा ये कंडीशन फिट नहीं बैठती है विपरीत वाली। उसके लिए हम आपको एक उदाहरण भी देंगे, हम एक उदाहरण से इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये हम इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं। सब देखिएगा। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि माना समेशन un एक अनंत श्रेणी है, अनंत श्रेणी है। और आपको पता होगा कि अनंत श्रेणी में हम लोग आंशिक योगफलों का अनुक्रम परिभाषित करते हैं, जिसमें आपको पता होगा, है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तथा Sn है वो श्रेणी समेशन un के आंशिक योगफलों का अनुक्रम है। आंशिक योगफलों का अनुक्रम है। ठीक है, तो जिसमें S1 कौन होता है बताइए भला? S1 कौन होता है? उस श्रेणी का प्रथम पद। S2 कौन होता है? श्रेणी के प्रथम दो पदों का योग। इसको विस्तार से पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया, आप जरूर देखें। और Sn कौन होता है? श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, यानी कि u1 u2 u3 un। ठीक है, अब श्रेणी को हमको अभिसारी मान के चलना है। ठीक है, यदि श्रेणी, हम आप मान के ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो श्रेणी अभिसारी है। माना श्रेणी समेशन un अभिसारी है, तो अभिसारी है इसका अर्थ यह है कि इसका एक निश्चित और परिमित योग होगा। तब इसका एक निश्चित यानी कि निश्चित परिमित योग होगा। ठीक है, वो परिमित योग को मान लो आप S, है ना। निश्चित अर्थात परिमित मतलब फाइनाइट, इन्फिनाइट होगा नहीं। निश्चित मतलब एकमात्र फिक्स, मतलब जिसको हम यूनिक कहते हैं, एक फिक्स योग होगा। और वो योग एस जो होता है वो कोई और नहीं बल्कि उस श्रेणी के आंशिक योगफलों से जो आप अनुक्रम तैयार करते हो, जिसका कि ये nवां पद है, उस अनुक्रम का लिमिट होता है वही जो श्रेणी का योग होता है। यानी लिमिट n टेंस टू अनंत Sn बराबर S। वो उस श्रेणी का योग जो होता है वो कोई और नहीं होता बल्कि कौन होता है? वो योग उस श्रेणी के आंशिक योगफलों का जो अनुक्रम रहता है उसका लिमिट रहता है। यानी आंशिक योगफलों का अनुक्रम कौन है? Sn। तो Sn का लिमिट जो है वो S रहता है, और S कौन है? उस श्रेणी का योग है। ठीक है,
मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें फुल डिटेल आपको समझाया गया, आप देखिएगा जरूर। और उसी के जस्ट आगे वाला ये थ्योरम है, और कुछ एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन कराए गए थे, आप देखेंगे जरूर। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं 1 नंबर बोल देता हूँ, ठीक है। अब nवें पद का लिमिट s है, तो क्या यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? लिमिट s n -1 n टेंस टू 1 इज इक्वल टू s। हम बोलेंगे आप सर ये कैसे लिखे आपने, तो हमेशा याद रखना किसी सीक्वेंस के nवें पद में लिमिट लगाने पर जो आता है उसके n-1वें पद में भी लिमिट लगाने पर उतना ही चाहेगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सीक्वेंस है, उसका nवां पद है 1/n। अब इसको, इसमें जो आंसर आएगा, क्या n की जगह n-1 लिख देने पर कोई दूसरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? nवें पद की जगह अगर आप n-1वां पद लिखेंगे तब भी लिमिट का आंसर उतना ही आएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे भी अनंत आएगा, यहाँ पे भी अनंत -1, सॉरी 1/अनंत 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी अनंत -1 यानी अनंत, और 1/अनंत यानी 0 हो जाएगा। सो nवें पद में लिमिट लगाने पर जो आता है ना, वो n-1वें पद में भी n टेंस टू अनंत लगाने पर उतना ही आएगा। अब देखो un कौन है बताऊं? un को हम लिख सकते हैं Sn-1। अब आप कहेंगे सर ये आप कैसे लिख सकते हैं, इसको जरा समझा दीजिए। तो देखिए, ये मैं आपको रफ कार्य बता रहा हूँ। Sn क्या है? प्रथम n पदों का योग, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, प्रथम n पदों का योग, ठीक है। जबकि Sn-1 क्या है? प्रथम n-1 पदों का योग, यानी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un-1, यानी इस un के पहले यहाँ पे भी un-1 है। अब जब आप इसको घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो क्या होगा? Sn में से जाएगा Sn-1, इधर u1 कटेगा, u2 कटेगा, u3 कटेगा, सब कटेगा, यहाँ से यहाँ तक कट जाएंगे। un-1 से un-1 कट जाएगा, बचेगा कौन? केवल un बस बचेगा। और इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखा आपने ये कैसे आया? तो ये बहुत सरल था, ठीक है। और आपको ये वाली बात तो क्लियर होनी चाहिए कि nवें पद में लिमिट लगाने से जितना आएगा, n-1वें पद में भी n टेंस टू अनंत वही सेम लिमिट लगाने से आपका आंसर सेम आएगा। nवें पद को n-1वें पद से रिप्लेस कर देने से लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब आप दोनों पक्षों में लिमिट ले लो, तो क्या मिलेगा? लिमिट n टेंस टू अनंत un बराबर, दोनों ओर लिमिट ले रहा हूँ मैं, n टेंस टू अनंत Sn माइनस लिमिट n टेंस टू अनंत Sn-1। लिमिट Sn भी s है, यहाँ से देख लो आप, लिमिट Sn की वैल्यू s है, और लिमिट Sn-1 की वैल्यू भी s है, s माइनस s 0। और यही आपका सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। हमने मान के चला था ना, मान लो श्रेणी अभिसारी है, उसके बाद हमने आगे की जो कहानी है वो चालू की थी, और देखो सिद्ध हो गया कि लिमिट un इज इक्वल्स टू 0। अब हमको ये भी दिखाना है कि इसका विपरीत सदैव सच नहीं है, अर्थात अगर किसी श्रेणी के लिए लिमिट un 0 है, तो ये जरूरी नहीं कि वो श्रेणी अभिसारी होगी, वो अपसारी भी हो सकती है। हमें कम से कम एक ऐसा उदाहरण पेश करना होगा जो कि इसकी विपरीत दिशा वाले कथन का खंडन कर दे। हमको ऐसा उदाहरण पेश करना होगा जिससे ये साबित हो सके कि हाँ सर, लिमिट un 0 होने पर जरूरी नहीं कि श्रेणी अभिसारी हो, अर्थात वो अपसारी भी हो सकती है। तो हमें यही दिखाने के लिए एक उदाहरण लेना होगा। तो चलिए हम अब एक श्रेणी पर विचार करते हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है ये। अब हम एक श्रेणी पर विचार करते हैं, अब हम एक श्रेणी पर विचार करते हैं। समेशन un इज इक्वल्स टू, मैं एक श्रेणी लेता हूँ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस 1 बाई
√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4। गलती से ये स्क्वायर रूट वाला सिंबल फैक्टोरियल बोला गया था मेरे से, तो आप लोग इसका ध्यान रखें। तो 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4 और ये आगे चलते जा रहा है। अब श्रेणी तो अनंत है, इन्फिनाइट सीरीज है, तो इसमें एस एन कौन होगा? श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग, यानी इस योग को आप एनवें पद तक लिखेंगे। ये एनवें पद तक का योग लिखा गया। अब आपको एक कलाकारी करनी है। अब वो कलाकारी क्या है वो देखिए आप। अगर मैं पहले पद की तुलना एनवें पद से करूं, मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिखूं, ये एनवा पद है, ऑब्वियस सी बात है कि एनवा पद है मतलब ये 1 2 3 4 5 मतलब ये एन कोई बड़ी संख्या है। मान लो एक छोटे से थोड़े से देर के लिए आप मान लो कि एन जो है वो 10 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 10 तक। थोड़े से देर के लिए मान लो। अब बताओ दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा? ऑब्वियस सी बात है, एक में कुछ भाग हुआ है तो यही बड़ा होगा, ये राशि छोटी होगी, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अर्थात अगर मैं इसके जगह 1/√10, जो कि यहाँ पे मैंने n की जगह 10 लिया ताकि आपको ये समझ में आए बड़ा छोटा कौन है करके, तो n की जगह से कुछ भी हो सकता है, तो मैं n की जगह n ही लिखता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर इसमें तुलना करेंगे तो ये 1 बड़ा है, यानी 1 बड़ा है, यानी कि मैं उसके जगह उससे छोटा चीज लिख डाला हूँ, ठीक है। और इसके जगह भी अगर मैं 1/√10 लिख दूँ तब भी यही वाली राशि बड़ी होगी। आप ऐसे ही तुलना करके देख सकते हैं। सबको मैं 1/√10 से तुलना कर रहा हूँ और ये सारी राशियां 1/√10 से क्या होंगी? बड़ी होंगी। और लास्ट वाला तो 1/√10 खुद लिखा है तो ये तो इसके बराबर होगा, लेकिन बाकी सब तो बड़े हैं, इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरी राशि इस पूरी राशि से बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि हमने हर एक को उसके छोटे वाले से रिप्लेस किया है। 1 और 1/√10 में ये 1/√10 जो है वो छोटा है, 1 बड़ा है। इस प्रकार ये पूरी राशि इससे बड़ी है और ये पूरी राशि कौन है? एस एन है, इसलिए एस एन बड़ा हो जाएगा इन सब से। और एस एन ग्रेटर देन 1/√10 1/√10 1/√10 कितने बार है? एन बार है, तो ये हो जाएगा n/√10। और उसके बाद देखो आप इधर देख लीजिए, इट इम्प्लाइज दैट एस एन इज ग्रेटर देन n/√10 मतलब √10। और अगर आप दोनों पक्षों में लिमिट अनंत लेंगे, सीमा या लिमिट अनंत लेने पर अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आप खुद बताइए क्या होगा? लिमिट एस एन अनंत, एन का मान अनंत रखेंगे तो ये पूरा अनंत बन जाएगा। और ये चीज बड़ी है, अनंत से बड़ा कोई और अनंत ही होता है, इसलिए ये हो जाएगा अनंत, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखिए लिमिट एस एन आप अनंत सिद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? लिमिट एस एन अनंत सिद्ध कर रहे हैं, व्हाट इज एस एन? एस एन जो था वो श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम का, ये अगर सिर्फ एस एन को देखोगे तो वो आंशिक योगफलों के अनुक्रम का एनवा पद था, लेकिन हम उसको अगर सीक्वेंस के रूप में लिखे तो ऐसे लिखेंगे। और ये उस सीक्वेंस का लिमिट है और लिमिट अनंत है, और लिमिट अनंत है इसका मतलब क्या है कि श्रेणी क्या होगी? अपसारी होगी। देख लो, ठीक है, श्रेणी क्या है? अपसारी है। मगर मगर हमने एक बात यहाँ पे चेक करना भूल गया था, अब मैं आपको बता देता हूँ। हम एक्चुअली दिखाना क्या चाहते थे? हम ये दिखाना चाहते थे कि अगर किसी श्रेणी के लिए लिमिट यू एन 0 है तब जरूरी नहीं कि श्रेणी अभिसारी हो। आप इस श्रेणी के लिए लिमिट यू एन चेक करके देखो, भला लिमिट यू एन चेक करके देखो। n टेंस टू अनंत, लिमिट यू एन चेक करके देखते हैं। लिमिट n टेंस टू अनंत, यू एन कौन है? एनवा पद, इस श्रेणी का एनवा पद 1/√n, 1/अनंत 0 हो जाएगा। तो आप देख लिया आपने। इस बात को आप पहले भी लिख सकते हैं कि देख लो भाई, ये श्रेणी हमने जो लिया हुआ है उसका लिमिट जो है वो 0 आ रहा है, लिमिट यू एन जो है वो 0 आ रहा है, और बावजूद इसके लिमिट यू एन 0 आने के बावजूद भी इसके बाद भी श्रेणी क्या है? अपसारी है। तो जब हम एक श्रेणी पर एक विचार करते हैं, फिर ये वाली श्रेणी लिखने के बाद ना पहले आप ये चेक कर सकते हैं कि हाँ देखो लिमिट यू एन 0 है। उसके बाद आप इसके आंशिक योगफलों का अनुक्रम, फिर उसका n पदों का योगफल जो आंशिक योगफलों के अनुक्रम का nवां पद है उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे। लिमिट एस एन अनंत आएगा,
इसका अर्थ यह है कि श्रेणी अपसारी होगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों पक्षों में जब आप n टेंस टू अनंत लोगे तो ये यहाँ पे तो हमने n टेंस टू अनंत ले लिया, यहाँ पे n टेंस टू अनंत, n की जगह अनंत रखोगे तो रूट अनंत अनंत होगा, पूरा मान अनंत हो जाएगा। और ये वाला बड़ा है अनंत से, तो अनंत से बड़ा जो होता है वो अनंत ही होता है। इस तरीके से ये आ गया। तो ये थ्योरम जो है कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको इस थ्योरम को तैयार करना है। अब मैं आपको इसमें एक और जबरदस्त वाली बात बता रहा हूँ। ये तो खैर आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन यहाँ पे ना एक और छोटी सी बात है। वो इस थ्योरम का हिस्सा भले नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उस जानकारी को रखना जो अभी हम बताने वाले हैं वो बहुत जरूरी है। उस जानकारी को आप जरूर रखिए। आपको एग्जाम्पल जब आप बनाएंगे, आपके पास तरह तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें वो बात आपको जरूर बहुत मदद करेगी। देखो, एक अनंत श्रेणी अभिसारी है तो गारंटी के साथ लिमिट UN 0 होगा, लेकिन लिमिट UN 0 है अगर किसी श्रेणी के लिए तो वो श्रेणी अभिसारी या अपसारी कुछ भी हो सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही एक और बात आप हमेशा याद रखिए, अगर किसी श्रेणी के लिए लिमिट UN 0 नहीं है तो गारंटी के साथ श्रेणी जो है अपसारी होगी। श्रेणी कौन सी? समेशन UN ना, समेशन UN क्या होगी? अपसारी होगी गारंटी के साथ। क्यों? क्योंकि लिमिट UN सिर्फ तब 0 होता है जब श्रेणी अभिसारी होती है ना भाई। अगर एक कथन दूसरे कथन को निर्देशित करता है तो दूसरे का न होना, ये वाला जो चीज लिखा है वो इस चीज का खंडन कर रहा है, इस चीज का जस्ट निगेशन है। और ये चीज कब होती है? जब ये चीज होती है। तो अगर इस चीज का होना उस चीज के होने को इम्प्लाई करता है तो इसका मतलब ये है कि उस चीज का न होना इस चीज के न होने को इम्प्लाई करेगा। यानी कि लिमिट UN 0 तब होता था जब श्रेणी अभिसारी होती थी, और लिमिट UN 0 नहीं है इसका मतलब श्रेणी अभिसारी नहीं होगी, क्या होगी? अपसारी होगी। हमेशा याद रखना, एक चीज याद रखना, अगर एक कथन से दूसरा कथन बनता है, एक कथन दूसरे कथन को निर्देशित करता है ना, ये अगर ये मतलब ये वाला कथन अगर इस कथन के फलस्वरूप प्राप्त होता है तो ये समझ लेना कि दूसरे कथन का न होना, निगेशन का साइन है, पहले कथन के न होने को निर्देशित करता है। यदि P इंप्लाई करता है Q को, तब Q का न होना P के न होने को इंप्लाई करता है। ठीक है। अब जैसे एक कथन को मान लो कि यदि तुम परीक्षा में फर्स्ट आए, और Q को मान लो कि तुमको हम गाड़ी लेके देंगे। ठीक है, यानी गाड़ी लेके कब दी जाएगी? जब वो परीक्षा में फर्स्ट आएगा। और परीक्षा हो गई, रिजल्ट निकल गया और देखा गया कि बच्चे के पास गाड़ी है ही नहीं। इसका अर्थ क्या है? गाड़ी देने की बात कब तय हुई थी? जब वो परीक्षा में फर्स्ट आएगा। और अभी उसके पास गाड़ी नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो फर्स्ट नहीं आया है। यानी कि एक कथन अगर दूसरे को इम्प्लाई कर रहा है तो दूसरे का न होना पहले के न होने को इम्प्लाई कर देता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये बात हमेशा, लिमिट UN अगर 0 नहीं है तो श्रेणी अपसारी होगी। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए श्रेणी है 2/1 धन 3/2 धन 4/3 धन 5/4 धन। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे आप लिमिट UN चेक कर रहे हैं, भला देखो तो चेक करके इसका एनवा पद क्या आएगा। देखो, ऊपर जो लिखा है वो नीचे से एक ज्यादा है, ऊपर जो लिखा है नीचे से एक ज्यादा है, ऐसे चलते जाएगा तो n+1/n आ जाएगा इसका एनवा पद। और उसमें जब आप लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंस टू अनंत, तो ये अलग अलग बटे करोगे तो 1+1/n, n का मान अनंत रखोगे तो 1/n 0 और सिर्फ 1 बचेगा। सिर्फ 1 बच रहा है, यानी कि 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते रिजल्ट, लिमिट UN जो है 0 नहीं है, अतः श्रेणी जो है क्या होगी? अपसारी होगी। तो देखो, श्रेणी के अपसारी या अभिसारी जो भी हो, उसके चेक करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक ये भी है। हाँ, एक बात आप ध्यान रखते,
अगर लिमिट UN 0 नहीं आया, जैसे कि यहाँ पे नहीं आया है, लिमिट UN 0 नहीं है, तो आप गारंटी के साथ श्रेणी को अपसारी बोल सकते हैं, अपसारी बोल सकते हैं। मगर अगर लिमिट UN 0 आ जाता, तब आप गारंटी के साथ अगर बोल देते कि हाँ श्रेणी अब अभिसारी है, अभी लिमिट UN 0 ना आने पर अपसारी बोल रहे हैं, तो लिमिट UN 0 आने पर अभिसारी बोल देते हैं, तब वो वाली गारंटी नहीं रहती ना। लिमिट UN 0 ना आने पर श्रेणी अपसारी होगी, इस बात की गारंटी है, लेकिन लिमिट UN 0 आने पर वो अभिसारी ही होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस बात का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करें, कुछ भी डाउट हो तो पूछें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।